औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज या कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसको बड़ी डिटेल में देखा था। सी लैंग्वेज, उसके फीचर्स देखे थे, सी प्लस प्लस के फीचर्स देखे थे, विजुअल बेसिक के, जावा के, इन सारी लैंग्वेज के हमने फीचर्स देख लिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंग्वेज हमें आ गई या लैंग्वेज हमने समझ ली, कोडिंग अब हमने करनी है, अब हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या ऐसी चीज़ होगी कि हम उसके ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट करें, कोडिंग लिखना शुरू करें? तो हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग वहां पे करते हैं। इसे दूसरे अल्फाज में वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि हमने टेक्स्ट को कलर कैसे देना है, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे होना है, जैसे MS वर्ड। लेकिन एक MS वर्ड भी टेक्स्ट एडिटर ही है। तो टेक्स्ट एडिटर, सबसे पहले हमें पता है कि हमने कंप्यूटर के अंदर कभी भी टाइपिंग करनी है तो हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में करते हैं या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में करते हैं। अब हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर हैं जो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं? नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड। तकरीबन ये हर कंप्यूटर में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो अब जब हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है तो हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में उसका कोड लिख सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब हमने अपना कोड लिख लिया, कोड लिखने के बाद क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग सोचें। अगर याद हो तो हमने क्या बताया था कि जो भी हम कोड कर रहे हैं ये किस में है? हाई लेवल लैंग्वेज के ये कोड है, और हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो फिर सेकंड हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? पहला हो गया टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में मैंने अपना कोड लिखा, टाइपिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया। अब उसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट कौन करेगा? एक ट्रांसलेटर हमारे पास होगा जो हमारे कोड को ट्रांसलेट करेगा। अब ट्रांसलेटर कितनी टाइप्स के होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें पता है दो टाइप्स के हमारे पास ट्रांसलेटर हैं। एक को हम कहते हैं कंपाइलर, दूसरा क्या होता है? इंटरप्रीटर। कंपाइलर और इंटरप्रीटर। अब हमें पता है, लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही दफा में ट्रांसलेट कर देता है। जितना भी हमारा सोर्स कोड है उसको एक ही दफा में ट्रांसलेट कर देता है। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड के अंदर। और इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको ट्रांसलेट करता जाता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। अब बात यह है कि सोर्स कोड क्या है। पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड। और वो जो कन्वर्ट होने के बाद जब मशीन लैंग्वेज में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो पेपर में ये ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या मशीन कोड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों एक ही चीज है। याद रखना यह है कि कंपाइलर क्या करता है? कंप्लीट सोर्स कोड को एक ही दफा ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। अच्छा, अब टेक्स्ट एडिटर में हमने अपनी कोडिंग कर दी, ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट करना है। थोड़ा सा से एक स्टेप पीछे आते हैं। ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेटिंग करनी तो है, लेकिन क्या हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आएंगे? एरर होंगे ना, ठीक है। तो अब वो एरर भी तो रिमूव करने, तो कौन एरर रिमूव करेगा? उसके लिए भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं डीबगर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? डीबगर। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर का काम यह होता है कि हमारे कोड में आने वाले एरर्स को रिमूव करे बिफोर ट्रांसलेशन। यानी जब तक वो ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट होने से पहले उसे क्या कर दे? एरर को क्या करे? अभी जैसे बताया, रिमूव करे, ठीक है। डिबगर क्या होता है? डिबगर इज अ सॉफ्टवेयर दैट रिमूव एरर फ्रॉम सोर्स कोड। कौन से एरर? ज्यादातर ये सिंटैक्स एरर आपके रिमूव करता है, ये बता देता है कि आपका किस लाइन पे कौन सा एरर है। ये सारे का सारा काम किसका है? डिबगर का। अच्छा, अब
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने अपना कोड भी लिख लिया, ट्रांसलेट भी हो गया, ट्रांसलेट होने से पहले जो एरर आए एरर भी रिमूव हो गए। अब क्या करना है? इसके बाद हमारे पास कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो क्या करेगा? एक्सटर्नल फाइल्स के साथ, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, स्टैंडर्ड फाइल के साथ हमारे कोड को लिंक करेगा, और वो फाइल्स जरूरी होंगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि उस फाइल में जो हमने फंक्शन अपने कोड में यूज किए उस फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस होंगी, उस फंक्शन ने काम कैसे करना है उससे रिलेटेड डेफिनेशंस मौजूद होंगी, उससे रिलेटेड डेटा मौजूद होगा। तो बगैर एक्सटर्नल फाइल्स के, जिसको लाइब्रेरी फाइल, स्टैंडर्ड फाइल भी हमने बोला, हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरी है। मैं मिसाल देता हूं कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट की कमांड को इस्तेमाल किया। अब प्रिंट की कमांड ने काम कैसे करना है, यह इंफॉर्मेशन आपको एक्सटर्नल फाइल में मिलेगी, जिसको हम आम जबान में या अपने सी लैंग्वेज की जबान में हेडर फाइल्स भी कहते हैं। ये कौन सी फाइल होती है? एक्सटर्नल फाइल्स। तो लिंकर का काम क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, क्या उन हमारे कोड को उन एक्सटर्नल फाइल्स के साथ कनेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, जितना भी हमारा कोड है ट्रांसलेट हो चुका है, अब उसको सिंगल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेकर आता है। क्या बात समझ आई? कि एक ये एक्सटर्नल फाइल के साथ लिंक करेगा, दूसरा सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में लेकर आएगा ताकि हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकें। अब लास्ट क्या होता है? हमें पता है कि जब तक कोई भी प्रोग्राम रैम में लोड ना हो जाए वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जब तक कोई भी प्रोग्राम रैम में लोड ना हो जाए वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर है? लोडर। लोडर का काम क्या होता है कि वो जो सिंगल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हमारे पास डेटा आ चुका है उसको लोड कर दे मेमोरी में ताकि एग्जीक्यूट हो सके। लोडर का काम क्या होता है कि वो हमारे सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हो चुका है, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुकी है, उसको रैम में लोड करता है ताकि क्या हो, इजीली हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो सके, इजीली हमारा सॉफ्टवेयर रन हो सके। अच्छा, कंपाइलर की भी बात हो गई, इंटरप्रीटर की भी हो गई। फिर से एक दफा थोड़ा सा बता देता हूं कि सोर्स कोड कौन सा होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड हो। उसके बाद सोर्स कोड को क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है। कौन ट्रांसलेट करेगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। मैं यहां कंपाइलर लिख रहा हूं क्योंकि हम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस सेकेंड ईयर वाले पढ़ रहे हैं, तो दोनों लैंग्वेज का हमारे पास ट्रांसलेटर कौन सा है? कंपाइलर। वो उसे ट्रांसलेट करके किस फॉर्म में ले आएगा? ऑब्जेक्ट कोड में। और इस ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या कहते हैं? मशीन कोड। इसका दूसरा नाम क्या है? मशीन कोड। और मशीन कोड कौन सा कोड होता है? हमें पता है मशीन कोड बाइनरी कोड होता है, 0 या 1, क्योंकि मशीन हमारी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है। तो इस टॉपिक को आप पढ़ें, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो पूछें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।